नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 के खरीफ मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 10 इन ऑर्बिट संचार उपग्रहों को सरकार से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी। रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के व्यक्तिगत आवासीय ऋण की सीमा में बढ़ोतरी की है। शहरी सहकारी बैंकों को ग्राहकों के द्वार तक बैंकिंग सेवाएं देने की भी अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में करेंगे बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य देखभाल सरकार का प्रमुख क्षेत्र। भारत और वियतनाम ने रक्षा सहयोग पर 2030 तक संयुक्त दृष्टिकोण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ वार्ता की। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सभी स्पर्धाओं से संन्यास लिया और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच कल शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं मुनीश शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज खरीफ फसल सीजन 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बताया कि स्वीकृत दरें उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत से कम 1.5 गुना बढ़ाई गई हैं। एमएसपी के जो दाम बढ़े हैं, इसमें तिल की एमएसपी में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल इसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपए प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357। तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपए, सोयाबीन पीला पर 350 रुपए की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपए की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपए, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपए, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपए। अगर आप इसको तुलना के रूप में देखेंगे तो 2014-15 से पहले मात्र गिनी चुनी खरीफ फसलों पर खरीद होती थी, शायद 1-2 के ऊपर। लेकिन बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी। श्री ठाकुर ने बताया कि इससे निवेश और उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों को भी फायदा होगा। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी काफी मदद मिलेगी। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीज से बाजार तक दृष्टिकोण के कारण भारतीय कृषि ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और सरकार ने किसानों को विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए, आय में वृद्धि करने के लिए और सूचना उनके घर द्वार तक पहुंचाने के लिए ढेरों कदम उठाए हैं। तो बीज से लेकर मिट्टी की सेहत तक, बीमा से लेकर सिंचाई तक, न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर बाजारों तक एक व्यापक दृष्टिकोण से हर कदम पर किसानों का सशक्तिकरण हुआ है। मोदी सरकार के निर्णय किसान कल्याणकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में और उनको राहत प्रदान करने में भी बहुत सफल सिद्ध हुई है। मंत्रिमंडल ने 10 इन ऑर्बिट संचार उपग्रहों को भारत सरकार से मेसर्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड में हस्तांतरित किए जाने को मंजूरी दे दी है। मेसर्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। मंत्रिमंडल ने एनएसआईएल की अधिकृत शेयर पूंजी को 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए करने को भी मंजूरी दे दी है। इससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में रोजगार की व्यापक संभावनाओं और प्रौद्योगिकी आधारित अन्य लाभ में भी वृद्धि होगी। इस मंजूरी से अंतरिक्ष क्षेत्र में घरेलू आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल ने सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल संगठन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। एचआईवी, टीबी, कोविड और अन्य उभरते संक्रामक और उपेक्षित रोगों को रोकने और उनके इलाज के लिए नए, बेहतर और अभिनव जैव चिकित्सा उपकरणों के विकास में योगदान के लिए समझौते को मंजूरी दी गई है। इससे भारत और अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के ढांचे के पारस्परिक हितों को और मजबूती मिलेगी। मंत्रिमंडल को एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता और जर्मनी के आईएफडब्ल्यू ड्रेसडेन ईवी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से अवगत कराया गया, जिसका उद्देश्य नोवेल मैग्नेटिक और टोपोलॉजिकल क्वांटम सामग्री के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग करना है। रिजर्व बैंक ने व्यक्तिगत आवासीय ऋण की वर्तमान सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। सहकारी बैंकों को भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। प्राथमिक नगरीय सहकारी बैंकों यूसीबी के लिए प्रथम श्रेणी के नगरों के मामले में ये सीमा दोगुनी करके 30 लाख से 60 लाख और द्वितीय श्रेणी के नगरों के लिए 70 लाख से 1 करोड़ 40 लाख रुपए कर दी गई है। 100 करोड़ रुपए से कम की कुल राशि वाले ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए सीमा 20 लाख से 50 लाख तय की गई है, जबकि शेष ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए ये सीमा 30 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2011 में प्राथमिक सहकारी बैंकों और 2009 में आवासीय ऋण की सीमा में वृद्धि की गई थी। इसी के मद्देनजर इस वर्ष भी इस प्रकार के ऋणों की सीमा बढ़ाई गई है। इसी तरह उचित मूल्य में आवासीय भवनों की बढ़ती जरूरत को देखते हुए बैंक ने राजकीय सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को कमर्शियल रियल एस्टेट रिहायशी आवासीय भवनों के वित्त उपलब्ध कराने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इस बारे में बाद में विस्तार से अधिसूचना जारी की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को उनके द्वार तक बैंक सेवाएं बढ़ाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सूचीबद्ध व्यावसायिक बैंकों को इसकी पहले से ही अनुमति दी जा चुकी है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक पुनीत मुद्गल ने आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में कहा कि इस सुविधा से ग्राहकों की सेवा में और बढ़ोतरी होगी। इससे हमारी मास पॉपुलेशन जो इन्फ्लेशन की वजह से अपनी प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर पा रही है और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि हर एक को एक एक घर एटलीस्ट दिया जाए, तो उस चीज के लिए बहुत ही एप्रिशिएबल स्टेप है कि आरबीआई इसके लिए अच्छा एक्शन लिया है। मास मेजोरिटी पॉपुलेशन विल गेट बेनिफिट कि उनका सिंगल एटलीस्ट हाउस होगा जो वो खुद ओन करेंगे, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट बनेंगे, उनकी और सेविंग्स उनके हाथ में रहेंगी, वो अपने गलत फाइनेंसिंग से बच पाएंगे जो मिडिल मैन कर रहे हैं अभी मार्केट में। एक जस्टिफाइड प्राइस जो बढ़ गया है मार्केट में हर चीज का, उस रीजन से उनको अपनी प्रॉपर्टी ओन करने के लिए एक अच्छा मेजर उठाया है आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दर में परिवर्तन किया है। रेपो दर 50 आधार अंक की बढ़त के साथ 4.9% हो गई है। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति की दर 6.7% और सकल घरेलू उत्पाद की दर 7.2 रहने का अनुमान व्यक्त किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से तत्काल प्रभाव से प्रमुख ब्याज दर में 50 आधार अंक की बढ़ोतरी का फैसला किया। श्री दास ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है और मुद्रास्फीति दर बहुत तेजी से बढ़ी है। उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश में इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में उबरने की शक्ति है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई प्रणाली से जोड़ने को अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ये सुविधा पहले रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए शुरू की जाएगी, लेकिन इससे पहले मौजूदा प्रणाली में जरूरी सुधार किया जाएगा। It is now proposed to allow linking of credit cards on the UPI platform. To begin with, the RuPay credit cards will be linked to the UPI platform. This will provide additional convenience to the users and enhance the scope of digital payments. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च शिक्षा संस्थानों से भावी मानव संसाधन के निर्माण के लिए अभिनव दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है।
श्री प्रधान ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आगंतुक सम्मेलन में भाग लेने और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आभार व्यक्त किया। प्रौद्योगिकी आधारित नई दुनिया की चुनौतियों और अवसरों के बारे में उन्होंने कहा कि भारत ने यूपीआई, प्रत्यक्ष लाभांतरण और आधार जैसी विभिन्न पहलों में अपनी तकनीकी क्षमता दिखाई है। श्री प्रधान ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की बढ़ती संख्या एक संपन्न उद्यमशीलता के पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती है। उन्होंने विद्यार्थियों से केवल नौकरी चाहने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं FCAT एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 के लिए खरीफ मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 10 इन ऑर्बिट संचार उपग्रहों को सरकार से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी। रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के व्यक्तिगत आवासीय ऋण की सीमा में बढ़ोतरी की। शहरी सहकारी बैंकों को ग्राहकों के द्वार तक बैंकिंग सेवाएं देने की भी अनुमति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य देखभाल सरकार का प्रमुख क्षेत्र है। भारत और वियतनाम ने रक्षा सहयोग पर 2030 तक संयुक्त दृष्टिकोण पत्र पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ वार्ता की। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की सभी स्पर्धाओं से संन्यास लिया और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच कल शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद 2 दिन की इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। परिषद के 10 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का थीम है बायोटेक स्टार्टअप नवाचार, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी के लिए स्वास्थ्य नए भारत का संकल्प है। उन्होंने कहा है कि आने वाले साल स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करने वालों के लिए होंगे। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल सरकार के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्षों के दौरान भारत में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किए गए उपायों का विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, हर भारतीय के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने और इस क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए काम किया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 8 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम से देश को डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं ताकि सभी योजनाओं का लाभ देश के सुदूर क्षेत्रों को भी उपलब्ध हो। सरकार डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनाने का भरपूर प्रयास कर रही है। इस दौरान ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने का काम भी किया गया है। एक रिपोर्ट। सरकार ने सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए पिछले 8 वर्षों में प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग किया है। तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के लिए सरकार ने कई विकल्प पेश किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि दुनिया में बन रही नई व्यवस्थाओं में देश का आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में हमारा डेवलपमेंट विजन एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। पब्लिक सर्विसेज और लास्ट माइल डिलीवरी भी अब डेटा के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ रही है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को एम्पावर करने का एक सशक्त माध्यम है और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है। सरकार ने किसानों की सहायता के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, जो किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पादों की ढुलाई के लिए वाहन किराए पर लेने की सुविधा देता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान रथ मोबाइल ऐप के जरिए किसानों और व्यापारियों को काफी लाभ मिला है। किसान रथ ऐप के अंदर लगभग 5.5 लाख ट्रक्स और कस्टम हायरिंग सेंटर जुड़े हुए हैं और हम आने वाले समय में इसमें और संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। इस ऐप से हमें कई तरह के लाभ होंगे। इससे व्यापारी को भी लाभ है, किसान को भी लाभ होगा और ट्रक के ड्राइवर को भी लाभ होगा और ट्रांसपोर्टर्स को लाभ मिलने वाला है। सरकार के प्रोत्साहन और युवा वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ताओं के प्रयास से भारत आज विश्व मानचित्र पर तेजी से सशक्त तकनीकी देश के रूप में उभर रहा है। सौभाग्यकार की रिपोर्ट के साथ मैं दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से जम्मू और हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री कोविंद कल जम्मू में भारतीय प्रबंधन संस्थान के 5वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति शुक्रवार को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6ठे वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने ज्येष्ठ अष्टमी के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को, खासकर कश्मीरी पंडितों को बधाई दी है। श्री मोदी ने माता खीर भवानी से सभी के कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की ये विशेष प्रस्तुति, आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಲ್ಯಾರಭ್ಯ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕುರಿತು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 50 ಕುಟುಂಬ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕಿಂತ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದು. आज हम विख्यात कवि, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कायर किन्हाना राय का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1915 में आज ही के दिन ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी के दौरान कासरगौड़ में हुआ था। राय ने सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में उनका झुकाव पत्रकारिता की ओर हो गया। उन्होंने स्वाभिमान, मद्रास मेल और द हिंदू जैसे अखबारों के लिए लिखा। वो महात्मा गांधी से बहुत गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा राष्ट्रीय जागरण के लिए समर्पित कर दी और स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रियता से भाग लेना शुरू कर दिया। कायर किन्हाना राय एक सक्षम कवि भी थे। उन्होंने कन्नड़ कवि गोविंद पाई की जीवनी भी लिखी, जिनसे वे अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं में श्रीमुख, चेतना, पुनर्नवा और कोरागा शामिल हैं। उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में साहित्य दृष्टि और मलयाला साहित्य चरित्र उल्लेखनीय हैं। 1998 में वे 67वें अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बनाए गए। राय को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अनेक विशिष्ट सम्मानों से अलंकृत किया गया। इनमें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार, कर्नाटक एकीकरण पुरस्कार सम्मिलित हैं।
इस महान राष्ट्रवादी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम शहीद खान मोहम्मद को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के दौरान विद्रोही क्रांतिकारियों का एक समूह संगठित किया। उन्होंने विद्रोही नेताओं को आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई तथा ब्रिटिश शासकों और उनके अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए समूह का नेतृत्व किया। विद्रोहियों पर हमलों के दौरान ब्रिटिश सेना ने खान मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह भड़काने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। मई 1858 में उन्हें आजीवन कठोर सश्रम कारावास की सजा दी गई। मार्च 1859 में उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया, जहां 8 जून 1859 को कारावास में ही उनकी मृत्यु हो गई। देश की माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। आज हम शहीद सुम्मू को भी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के दौरान विद्रोही क्रांतिकारियों में शामिल हो गए और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनेक स्थानों पर अंग्रेजों से लोहा लिया। सुम्मू ने विद्रोहियों का एक समूह भी संगठित किया, इस समूह की आर्थिक मदद की और अंग्रेजों पर हमले के लिए इसका नेतृत्व भी किया। कंपनी शासन के सैनिकों ने सुम्मू को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया। सुम्मू को 10 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। मार्च 1859 में सुम्मू को अंडमान भेज दिया गया, जहां 8 जून 1859 को सेलुलर जेल में उनका निधन हो गया। इस महान देशभक्त को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। भारत और वियतनाम ने सन 2030 तक के लिए रक्षा सहयोग पर संयुक्त दृष्टिकोण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे मौजूदा रक्षा सहयोग और मजबूत होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री फान वान जियान के साथ वार्ता की। इस अवसर पर माल परिवहन के क्षेत्र में पारस्परिक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। ये माल परिवहन के क्षेत्र में प्रक्रिया को आसान बनाने में एक बड़ा कदम है और भारत के लिए लाभकारी है। वियतनाम द्वारा किसी देश के साथ किया गया इस तरह का ये पहला बड़ा समझौता है। इस दौरान भारत द्वारा वियतनाम को $50 करोड़ के रक्षा ऋण सहायता को अंतिम रूप देने पर भी सहमति हुई। इससे वियतनाम की रक्षा क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है और रक्षा सहयोग इसी साझेदारी का मुख्य स्तंभ है। श्री सिंह ने कहा कि वियतनाम भारत की पूर्वी देशों को महत्व देने की नीति और हिंद प्रशांत परिकल्पना में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। श्री सिंह वियतनाम की 3 दिन की यात्रा पर हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चयनित भाषणों के खंड 4 का विमोचन किया। इसका विषय लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स है। श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रपति के चौथे वर्ष में भाषणों का संकलन देश की स्थिति के लिए एक अच्छा मानक है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण हमारी विरासत का हिस्सा हैं, जो भावी पीढ़ी के लिए राष्ट्र की दृष्टि, आकांक्षाओं और उपलब्धियों को परिलक्षित करता है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुसार केंद्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन के सभी क्षेत्रों में निर्णायक कदम उठाए हैं। श्री यादव ने आज दूरदर्शन समाचार कॉन्क्लेव में कहा कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जिन्होंने पेरिस समझौते के अंतर्गत निश्चित समय से पहले जलवायु परिवर्तन के बारे में संयुक्त राष्ट्र को राष्ट्रीय दृढ़ योगदान के बारे में जानकारी उपलब्ध करा दी है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत वर्ष 2023 में अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव सागरीय मिशन शुरू करके अंतरिक्ष जगत में विशेष स्थान प्राप्त कर लेगा। नई दिल्ली में विश्व सागर दिवस समारोह में डॉक्टर सिंह ने कहा कि दोनों अंतरिक्ष मिशनों का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये दोनों ही मिशन वर्ष 2023 में सफल होंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने कहा कि सरकार बहुत जल्द ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी समुद्र संबंधी आर्थिक नीति को शुरू करेगी, जिसमें वर्ष 2030 तक करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के दौरे पर जाएंगे। वे गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी नवसारी जिले के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में लगभग 3050 करोड़ रुपए की विकास पहल का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे तापी, नवसारी और सूरत जिलों के निवासियों के लिए 961 करोड़ रुपए की 13 जलापूर्ति परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 542 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवसारी जिले के एक मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन करेंगे। श्री मोदी सूरत, नवसारी, वलसाड और तापी जिलों के निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 549 करोड़ रुपए की 8 जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। लक्ष्य ने डेनमार्क के हेंस क्रिस्टियन सोलबर्ग विटिंगस को सीधे गेम में हराया। सिंधु ने डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन को हराया। अगले दौर में लक्ष्य का सामना डेनमार्क के रासमस गेम्सके से और सिंधु का मुकाबला इंडोनेशिया की ग्रिगोरिया मारिस्का तुंजुंग से होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। मिताली ने 23 साल के करियर में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। तीनों फॉर्मेट में टीम की कमान संभाल चुकी मिताली के नाम महिला क्रिकेट में सर्वाधिक 10,868 रन हैं। मिताली रिकॉर्ड 6 विश्व कप में और 200 एकदिवसीय मैच खेलने वाली एकमात्र महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का पहला मैच कल शाम 7 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत होंगे, जबकि हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया है। कप्तान केएल राहुल और उप कप्तान कुलदीप यादव चोटिल होने के कारण टी20 श्रृंखला में नहीं खेल सकेंगे। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने उनका भव्य स्वागत किया तथा भारत और ईरान के बीच सदियों पुरानी सभ्यता तथा सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 के खरीफ मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 10 इन ऑर्बिट संचार उपग्रहों को सरकार से न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी। रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के व्यक्तिगत आवासीय ऋण की सीमा में बढ़ोतरी की है। शहरी सहकारी बैंकों को ग्राहकों के द्वार तक बैंकिंग सेवाएं देने की भी अनुमति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में करेंगे बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य देखभाल सरकार का प्रमुख क्षेत्र। भारत और वियतनाम ने रक्षा सहयोग पर सन 2030 तक के लिए संयुक्त दृष्टिकोण पत्र पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ वार्ता की। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच कल शाम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक होता है समाप्त। नमस्कार। सरकार की स्पीड की सरकार। देश में आजादी के बाद से सबसे ज्यादा स्पीड से एम्स और आईआईएम्स का हुआ निर्माण। देश में बने 60 नए हवाई अड्डे। जो काम हुए हैं उन कामों को अगर लेखा जोखा ले तो आपको अचरज होगा कि देश की रफ्तार क्या है, गति क्या है, प्रगति कैसे आगे बढ़ रही है।
8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण।